हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। रोहित आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों, तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। आज मैं आपको विज्ञान सब्जेक्ट का प्रश्नोत्तरी 2019 थर्ड सेमेस्टर का कराने चल रहा हूँ साथी, ठीक है। इसमें देखिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन हमारा क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न। हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक किसमें पाया जाता है, यही पूछा है, ठीक है। तो हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं, कवक में नहीं, विषाणु में नहीं, वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, वनस्पति कोशिका में पाया जाता है, ठीक है साथी। डी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। चलिए, हरित लवक, इसकी व्याख्या। हरित लवक वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक पत्ते के हरे रंग का कारण है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था, ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार सबसे पहले 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन का क्रिस्टली है। कार्बन का क्रिस्टली पूछा है। तो काजल होगा नहीं, कोयला होगा नहीं, जंतु चारकोल होगा नहीं, क्या होगा, हीरा। क्या होगा, हीरा होगा। हीरा ये कार्बन का एक क्रिस्टली रूप है। यह प्रकृति में सबसे कठोर है। प्रकृति में क्या है, सबसे कठोर। इसका उपयोग गहनों और औद्योगिक उपकरणों में किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं। जो द्रव है उसको गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे, तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। वेपराइजेशन या ई वेपराइजेशन, ठीक है। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। पानी को उबालना वाष्पीकरण का एक क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला है, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है। चना मटर की जड़ों में, जड़ों की जो गांठ है उसमें पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो राइजोबियम होगा। क्या होगा साथी, पहला ऑप्शन राइजोबियम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, बी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। देखिए, चना मटर की जड़ों में गांव में पाया जाने वाला एक जीवाणु क्या है, राइजोबियम है। राइजोबियम मिट्टी में रहने वाला एक जीवाणु जो फलियां परिवार के पौधों की जड़ों में गांठ बनाता है। क्या बनाता है, गांठ बनाता है, ठीक है साथी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, अति लघुत्तरी क्वेश्चन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ग्लोबल वार्मिंग पर प्रभाव पड़ता है, महासागरों का अम्लीकरण प्रभाव पड़ता है, वायु प्रदूषण पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन होता है, खाद्य सुरक्षा आदि में भी परिवर्तन होता है या प्रभाव पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अपना देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जड़ किसे कहते हैं। जड़ किसे कहते हैं, पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। जड़ पौधों का एक महत्वपूर्ण भाग है जो मिट्टी में स्थित होता है या पौधों को मिट्टी से बनी और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। पौधों में मुख्य रूप से 2 प्रकार की जड़ें होती हैं, एक होती है मूसला जड़, एक होती है रेशेदार जड़। मूसलाधार और रेशेदार जड़। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, तो कैंची एक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची कैसा है, प्रथम श्रेणी का।
जो हमें कम प्रयास से भारी वस्तुओं को काटने में मदद करती है। कैंची में आलम्ब आयास और भार के मध्य में होता है। ठीक है, आलम्ब जो है आयास और भार के मध्य में होता है। ठीक है। पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग लिखिए। पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग लिखना है। पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग: प्लास्टिक की थैलियाँ और पैकेजिंग। पॉलीथीन का सबसे आम उपयोग प्लास्टिक की थैलियाँ और पैकेजिंग बनाने में होता है। यह हल्का, टिकाऊ और पानी प्रतिरोधी होता है, जो इसे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को पैक करने में आदर्श बनाता है। अगला पॉइंट है दूसरा, प्लास्टिक की बोतलें। प्लास्टिक की बोतलें। पॉलीथीन का उपयोग विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक की बोतलों जैसे पानी की बोतलें, दूध की बोतलें और डिटर्जेंट की बोतल बनाने में किया जाता है। यह बोतलों को मजबूत और टिकाऊ बनाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, दूर दृष्टि दोष से दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है, जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाई देने में मदद करती है। ठीक है साथी। 11, कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों? तो मरुस्थलीय वातावरण के लिए कई जंतु उपयुक्त हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। ऊँट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यह अपनी पीठ पर वसा का कुबड़ रखता है, जो लंबे समय तक पानी के बिना रहने में मदद करता है। इसके लंबे पैर रेत में चलने के लिए अनुकूलित होते हैं और इनकी पलकों और नाक के बाल रेत से उसके आँखों और नाक को बचाता है। ठीक है। सांप। सांप कई प्रकार के मरुस्थलीय वातावरण में रहते हैं। वे रेत में तेजी से घूमने में सक्षम होते हैं और शिकारियों से बचाव के लिए अपने जहर का उपयोग करते हैं। ठीक है। आता है क्वेश्चन नंबर हमारा लघुत्तरीय प्रश्न, प्राकृतिक संपदा क्या है? इसके संरक्षण के उपायों को लिखिए। प्राकृतिक संपदा वे सभी चीज़ें हैं जो प्रकृति में मौजूद हैं और जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। इसमें शामिल है जल, नदियों, झीलों, तालाबों, भूमिगत जल भंडारों का पानी। अब क्या है, मिट्टी, कृषि, वानिकी और अन्य उपयोगों के लिए उपयुक्त मिट्टी है। खनिज, खनिज पदार्थ जैसे कि धातु, कोयला और तेल। वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे और अन्य वनस्पतियाँ। जीव जंतु, पक्षी, जानवर और अन्य जीव जंतु। प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के उपाय। प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। निम्नलिखित उपाय प्राकृतिक संपदा का संरक्षण कर सकते हैं। पहला इसमें क्या आएगा, जल संरक्षण। ठीक है। पानी का दुरुपयोग न करें। पानी का दुरुपयोग न करें, नल बंद करके रखें। बारिश के पानी का संग्रह करें और जल कुशल उपकरणों का उपयोग करें। मिट्टी संरक्षण, मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए वृक्षारोपण करें, उचित कृषि पद्धतियों का उपयोग करें और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखें। खनिज संरक्षण, खनिजों का अत्यधिक उपयोग न करें, खनिजों का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करें। ठीक है, रिसाइक्लाइजेशन। अब आता है अगला है वनों की कटाई को रोको। जो वनों की कटाई हो रही है उनको क्या किया जाए, रोका जाए। वृक्षारोपण करें और वनों को प्रबंधन करें। जीवन जंतु संरक्षण, जीव जंतुओं का शिकार न करें, उनके प्राकृतिक आवासों को नष्ट न करें। ठीक है। अब आता है ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं, किसी एक विधि के बारे में लिखना है। किसी एक विधि के बारे में आपको लिखना है। चलिए ऊष्मा संचरण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें ऊष्मा का स्थान बदलता है, अर्थात ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान अथवा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ताप के अंतर के कारण की जानने की प्रक्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण भी कहते हैं। ऊष्मा का संचरण सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है।
ऊष्मा हस्तांतरण की विधियाँ। ऊष्मा हस्तांतरण संचरण की 3 विधियाँ हैं, अर्थात किसी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रकार से चल सकती है। एक है चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण। चालन, जब किसी वस्तु की छड़ के अनेक भागों पर तापांतरण होता है, अर्थात किसी स्थान पर ताप अधिक होता है तो किसी स्थान पर ताप कम होता है, तब धातु की छड़ के ऊंचे ताप वाले कण अपने निकट के नीचे वाले ताप वाले कणों को ऊष्मा संपर्क द्वारा देते हैं। अतः ऊष्मा का ऊंचे ताप वाले स्थान से नीचे ताप वाले स्थान की ओर संचरण होने लगता है। ऊष्मा संचरण की इस प्रक्रिया को, जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान से नहीं हटते और ऊष्मा एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, इस विधि को क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। उदाहरण, जब हम किसी धातु की छड़ के एक सिरे को गर्म करते हैं तो कुछ देर बाद छड़ पूरी गर्म हो जाती है, अर्थात ऊष्मा का ऊंचे ताप वाले भाग से नीचे ताप वाले भाग की ओर संचरण होने लगता है और ऊष्मा ठंडे से सिरे की ओर पहुंचकर उसे भी गर्म कर देती है। प्रक्रिया क्या है? चालन कहलाती है। ठीक है। प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं? एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक वे दवाएं हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना किसी के शरीर में जैविक जीवों को मारने में क्या है? सक्षम है। इनका उपयोग सर्जरी के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए लेकर कीमोथेरेपी के दौर में गुजर रहे कैंसर रोगियों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में एंटीबायोटिक दिया जाता है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है, उसके विकास को रोकता है। प्रतिजैविक रोगाणुरोधी यौगिक का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पत्तियों के कार्य क्या है? पत्ती के कार्य। पेड़ पौधों में पाए जाने वाले पत्ती सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेता है, किंतु इसकी और भी बहुत सारे कार्य हैं जो कि पेड़ पौधों के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ प्रमुख कार्य निम्न हैं। कुछ प्रमुख कार्य इसके निम्न हैं। कार्य क्या है? निम्न है। तो पहला है प्रकाश संश्लेषण करना, गैसों का आदान प्रदान करना, वाष्प उत्सर्जन का कार्य करना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे में पाए जाने वाले पत्ती सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर जंतु तंत्र के द्वारा पानी को खींचकर अपने भोजन का निर्माण करती है। ठीक है। पौधों में पाए जाने वाली यह घटना प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। गैसों का आदान प्रदान करना। पौधों में सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं होती है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी घटनाएं। आप जानते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियों में स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्र के द्वारा ही पौधे वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। वाष्प उत्सर्जन का कार्य करना। पेड़ पौधे में पाए जाने वाले रंगों की सहायता से जल को पेड़ पौधे में वातावरण से छोड़ा जाता है। इस स्थिति में जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन पर्यावरण में होता है। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधे में पाए जाने वाले पत्ती रसारोहण और अवशोषण की क्रिया में भी करने में सहायता करती है। चलिए प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश का एक माध्यम से चलता हुआ दूसरे माध्यम से प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम से प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग तथा दिशा बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। चित्र देख लीजिए आप लोग। ठीक है साथी, यह क्या है? आपतित किरण है। क्या है यह? आपतित किरण है। ठीक है। यह पहला माध्यम है। यह क्या है? पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है, और यह जो है परिवर्तित हो गई, इसी को बोलते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के युगल के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक स्थिरांक होता है। ठीक है साथी।
क्वेश्चन नंबर हमारा आता है अगला। तो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, पहले इसको आप थोड़ा सा और जान लीजिए। फार्मूला में क्या दिया गया था सर, साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या है, यन है। जहाँ यन एक स्थिरांक है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आई आपतन कोण है, आर अपवर्तन कोण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 17 है। उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण है। चूंकि उत्तल दर्पण में फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी दर्पण के पीछे स्थित होता है, इसलिए वस्तु की केवल दो स्थितियाँ भी हो सकती हैं, एक अनंत दूरी और दूसरी दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच। पहला है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत दूरी पर होती है तो उस दर्पण से परावर्तित किरणें दर्पण की फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं और प्रतिबिंब उत्तल दर्पण की फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण के पीछे फोकस। प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा बिंदु प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा होती है। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच कहीं हो स्थित होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, जो दर्पण के पीछे होता है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे ध्रुव P और फोकस F के बीच। प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा होती है। ठीक है। सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता लिखिए। बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाने में उपयोगी है। ईस्ट का प्रजाति का सूक्ष्म जीव जिसका उपयोग ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। ठीक है। ईस्ट का उपयोग प्राचीन काल से ही अल्कोहल बनाने में किया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करता है। कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके जीव जंतुओं के अवशेष का गठन जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट है छठा, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है। पेनिसिलिन नामक फफूंद से पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक बनाया जाता है। प्रतिजैविक का उपयोग पौधों में होने वाले रोगों के नियंत्रण में किया जाता है। ठीक है साथी, आपका जो है 2019 का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है साथी, आप लोग पूरा क्वेश्चन देखिए और अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए और समझिए। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।